नाइन्थ क्लास बच्चों, आज हम आपको आपके साइंस सब्जेक्ट का फर्स्ट लेसन हमारे आसपास के पदार्थ के बारे में समझाएंगे। सबसे पहले बच्चों इसका एक इंट्रोडक्शन समझिए कि पदार्थ है क्या। पदार्थ वह जो स्थान घेरता हो तथा जिसमें जिसका भार हो, जिसका कुछ आयतन हो। तो बेसिकली हम पदार्थ उसको कहते हैं जो वस्तु स्थान घेरती है तथा जिसका अपना एक आयतन होता है। हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं पाई जाती हैं वे सभी पदार्थ होती हैं, क्योंकि उनमें भार भी होता है और उनमें आयतन भी होता है। प्राचीन समय पे जो हमारे वैज्ञानिक थे और जो दार्शनिक थे, उन लोगों ने कहा कि जो पदार्थ है ये 5 मूल तत्वों से बनकर बना है। वो 5 मूल तत्व बच्चों क्या हैं? अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश। लेकिन इन 5 मूल तत्वों के आधार पर हम किसी भी पदार्थ को डिफाइन नहीं कर सकते। पदार्थ जो होते हैं वो होते हैं जिनमें स्थान घेरने की प्रवृत्ति होती है तथा जिनका अपना कुछ भार होता है। तो जो आधुनिक वैज्ञानिक थे, आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ की परिभाषा भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर दी। तो अब देखिए बच्चों, हमने आपको बताया कि पदार्थ वो होता है जो स्थान घेरता है, अर्थात उसमें आयतन होता है और जिसका द्रव्यमान होता है, जिसको हम तौल सकते हैं। तो पुराने वैज्ञानिक थे, जो दार्शनिक थे, प्राचीन काल में उन्होंने तो कहा कि पंचतत्व से बना है, जो हम आपको पहले भी बता चुके हैं, पर वो व्याख्या पदार्थ के लिए सही नहीं थी। तो आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ की जो व्याख्या की उसके भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर करी। और भौतिक गुणों के आधार पर ये बताया गया कि जो पदार्थ है इसमें 3 प्रकार के प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। वो ठोस होता है, द्रव होता है और गैस होता है। तो भौतिक गुणों के आधार पर हम पदार्थ को ठोस, द्रव और गैस इन तीनों में विभाजित कर सकते हैं। अब एक प्रयोग के द्वारा हम ये सिद्ध करेंगे बच्चों कि जो पदार्थ है उसका निर्माण कैसे हुआ है। अर्थात प्रयोग द्वारा सिद्ध करना कि पदार्थ जो है ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। और वर्षा की एक बूंद में ये माना गया है कि वर्षा की एक बूंद में 10⁻21 जो है कण मौजूद होते हैं। वर्षा के एक बूंद पे हम यहाँ लिख सकते हैं कि वर्षा के एक बूंद में 10⁻21 कण पाए जाते हैं। तो बच्चों आप ये एज्यूम केवल करिए कि कण कितने छोटे होते हैं। एक प्रयोग के द्वारा 3 बीकर लिए, एक बीकर में सादा जल भर दिया, दूसरे बीकर में एक कांच की छड़ डाली और उसमें चम्मच की सहायता से चीनी या नमक के थोड़ा सा घोल, चीनी या नमक के कण उस घोल में मिला दिए। ये देखिए चीनी या नमक के कण जो है इसमें मिलाए जा रहे हैं। अब तीसरे में हमने ये देखा, हमने मिलाने के बाद इस कांच की छड़ से उसको हिलाया ताकि चीनी या नमक का जो पार्टिकल्स हैं, जो कण हैं, वो इस जल में आसानी से घुल जाएं। और उसके बाद घुल जाने के बाद हमने देखा कि बीकर जो है उसमें पानी का स्तर नहीं बढ़ा। अर्थात जब खाली पानी था तो भी बीकर में वही पानी का स्तर था, जब हमने चीनी या नमक मिला दिया तो भी पानी का वही स्तर था। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि पदार्थ जो है ये कणों से मिलकर बने और कणों के बीच में स्थान होता है, जिस स्थान में चीनी या नमक के कण जो है समाहित हो गए और पानी का स्तर नहीं बढ़ा। तो इस प्रकार से हमने ये निष्कर्ष निकाला कि जो पदार्थ है ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। तो इस प्रयोग में बच्चों क्या निष्कर्ष निकाला? निष्कर्ष में हम ये लिखेंगे कि चीनी या नमक के कण मिलाने पर वह कण जल के रिक्त स्थान में समाविष्ट हो गए।
तो इस प्रयोग के द्वारा ये सिद्ध होता है कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। उस प्रयोग से बच्चों क्या सिद्ध हुआ कि जो पदार्थ हैं इनमें कुछ विशेष गुण पाए जाते हैं और इन्हीं विशेष गुणों के आधार पर इसको हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। वो विशेष गुण जो सभी पदार्थों में के कणों में पाए जाते हैं, जैसे नंबर 1 कि जो पदार्थ है इसके कण अत्यधिक छोटे होते हैं, बहुत छोटे छोटे कण होते हैं। दूसरा, चाहे वो कण परमाणु हो चाहे वो कण अणु हो, ये सभी कण बहुत छोटे छोटे होते हैं। दूसरा है पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, जिसमें आपने देखा, हमने अभी जल का एक्सपेरिमेंट आपको करके दिखाया था कि जब उसमें हमने चीनी या नमक के पार्टिकल्स मिलाए तो वो उस जल के कणों के बीच में जो रिक्त स्थान था उसी में समाविष्ट हो गए और जल का स्तर जो है वो बीकर में नहीं बढ़ा। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि जल के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। तीसरा है कि इन कणों के बीच में गति होती है और गति के कारण इनमें गतिज ऊर्जा होती है। जो गति होती है, गति के कारण बच्चों इन कणों में गति के कारण इनमें गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा होती है, गति के कारण ही इनमें गतिज ऊर्जा होती है, जिससे ये एक स्थान से दूसरे स्थान पे गति कर लेते हैं। चौथा बच्चा, इन कणों के बीच में एक आकर्षण होता है। आकर्षण के कारण जो है ये एक दूसरे से बंधे रहते हैं। तो इसका एक उदाहरण, आप 1 या 2 उदाहरण बच्चों हमने आपको बताए। एक सेंट या इत्र की शीशी अगर आप कमरे के एक कोने में खोलते हैं तो देखते हैं कि उसकी महक, उसकी जो सुगंध होती है वो कमरे में चारों तरफ फैल जाती है। इसका क्या सिद्ध हुआ कि इन कणों में गति होती है। दूसरा है कि जल रंगहीन होता है, अपना कोई रंग नहीं होता है। अगर उसमें आप पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल डाल देंगे बच्चों, तो पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल डालने पर हम देखते हैं कि सारा जल जो उस बर्तन में भरा होता है वो गुलाबी हो जाता है। इन दोनों प्रयोगों से सिद्ध होता है कि जो कण हैं इन कणों में गति भी होती है और गति के कारण जो है ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूवमेंट कर लेते हैं। अब बच्चों हम आपको इनकी प्रॉपर्टीज़ के आधार पर ठोस और द्रव और गैस किस प्रकार से एक दूसरे से डिफर होते हैं, इसके बारे में आपको एक चार्ट बनाकर हम बताएंगे। देखिए 9th क्लास, जो फर्स्ट चैप्टर में हमने आपको भी बताया था कि भौतिक आधार पर हम पदार्थों को ठोस, द्रव और गैस में परिवर्तित कर सकते हैं। उसी आधार पर हमने आपको पदार्थ की अवस्थाओं का बच्चों तुलनात्मक अध्ययन इस चार्ट के द्वारा हमने आपको समझाने का प्रयास किया है। इस चार्ट से ये फायदा होगा कि अगर ठोस, द्रव या गैस की व्याख्या करने को आती है तो आप इनकी व्याख्या जो है आसानी से कर सकते हैं। अगर इन तीनों का अंतर पूछा जाता है तो आप इन तीनों का अंतर भी आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए, ठोस, द्रव और गैस, इन तीनों का जब हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं बच्चों, तो सबसे पहले आप देखिए ठोस। जो ठोस है, ये चित्र देखिए, इसके अणु कितने पास पास है। इसके अणु ठोस के कंपैरिजन में दूर दूर है और द्रव और गैस के अणु तो बहुत दूर दूर होते हैं, ये आप सभी जानते भी हैं। तो ये हमने चित्र के माध्यम से आपको ठोस, द्रव और गैस के अणु की संरचना दिखाई है। अब इसी आधार पर इनकी ये व्याख्या की गई है 9th क्लास। ये देखिए, सबसे पहले हम आता है आकार। हम सभी जानते हैं ठोस कोई भी वस्तु होती, चाहे वो डस्टर हो, चाहे वो लकड़ी हो, चाहे वो मेज हो, उनका आकार निश्चित होता है। लेकिन द्रव का आकार जो है वो निश्चित नहीं होता है। हम जिस बर्तन में बच्चों लिक्विड को डालते हैं, लिक्विड या द्रव उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। ठोस क्या है, इसका आकार बिल्कुल भी निश्चित नहीं होता है। ये अगर एक बड़े से कमरे में भी अगर खोली जाती है गैस, तो धीरे धीरे वो पूरे कमरे में विसरित हो जाती है।
तो गैस का आकार भी निश्चित नहीं होता है। जिस भी पात्र में ये डाला जाता है, जिस भी जगह पर ये खोला जाता है, ये उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। दूसरा बच्चों, आयतन। ठोस का आयतन निश्चित होता है, द्रव का आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन अभी हमने आपको बताया था आकार निश्चित नहीं होता है। गैस का क्या है, गैस का आयतन निश्चित नहीं होता है। तो क्या निकला कि ठोस का आकार और आयतन निश्चित होता है, द्रव का आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। जिस भी बर्तन में आप इसको डालते हैं वो उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। और गैस का ना तो आयतन निश्चित होता है और ना आकार निश्चित होता है। तीसरा बच्चों, घनत्व। ठोस का जो घनत्व होता है ये बहुत अधिक होता है। द्रव का घनत्व ठोस की तुलना में कम होता है और गैस का घनत्व जो है ठोस और द्रव दोनों की तुलना में बहुत कम होता है। ठोस बिल्कुल नहीं बहता है बच्चों, बहने का गुण है चौथा पॉइंट। ठोस आप जानते हैं बिल्कुल भी नहीं बहते हैं, जहाँ रख दिए वहीं रखे रहते हैं। द्रव जो है ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर नहीं बहते हैं, ऊपर से अगर आप इनको उड़ेलेंगे तो द्रव ऊपर से नीचे की ओर बहते हैं। लेकिन गैस क्या है, ये प्रत्येक दिशा में विसरित होती है, फैल जाती है। जिस भी पात्र में ऊपर नीचे दाएं बाएं सब जगह जो है गैस बहने लगती है। पांचवा पॉइंट है बच्चों, ऊष्मा। अगर हम गर्म करते हैं तो क्या होता है, हम जब गर्म करते हैं ठोस को तो ये गर्म करने पर फैलते हैं। धूप वगैरह में देखिए, रेलवे की ट्रैक्स वगैरह में जो है जब हीट पड़ती है तो वो लोग टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। तो ऊष्मा का प्रभाव ठोस पर पड़ता है। ये ठोस जो गर्म करते हैं तो फैल जाते हैं। द्रव जो है ये ठोस की अपेक्षा में अधिक फैलते हैं और गैस ये इन दोनों के कंपैरिजन में बहुत अधिक फैलते हैं। गर्म करा जाए तो इनका विसरण सबसे अधिक होता है। इसके बाद बच्चों, तल। ठोस को जिस भी ठोस का तल जरूरी नहीं है कि समतल हो, टेढ़ा मेढ़ा भी हो तो भी वो अपनी जगह पर रुक जाता है। लेकिन जब हम द्रव को जिस बर्तन में डालते हैं तो उस बर्तन में उसका अगर स्थिर है तो स्थिर द्रव का तल हमेशा समतल होता है, चाहे वो तल कैसा भी हो, लेकिन अगर द्रव स्थिर है तो उसका तल हमेशा समतल होगा। गैस का कोई भी तल नहीं होता है। गैस का ना समतल ना कैसे भी हो, गैस हमेशा फैलती रहती है। जिस बर्तन में होती है, जिस जगह होती है, उस जगह पूरी जगह ग्रहण कर लेती है, तो इसका कोई तल नहीं होता। नेक्स्ट बच्चों, दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव जो है ये ठोस पर बहुत कम पड़ता है। अगर हम दबाते हैं तो आप जानते हैं लकड़ी है, लोहा, इसको आप दबा नहीं सकते। तो ठोस को जो है दबाने पर बहुत कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन द्रव की को जो है ठोस की अपेक्षा जब हम दबाते हैं तो द्रव को हम दबा सकते हैं। अगर हम इन दोनों की तुलना करें तो ठोस को तो नहीं दबाया जा सकता, लेकिन ठोस की तुलना में जो है द्रव को हम दबा सकते हैं। गैस को हम बहुत अधिक दबा सकते हैं, कंप्रेस्ड करके बड़े से बड़े कमरे में फैला सकते हैं, बड़े से बड़े बर्तन में डाल सकते हैं और कंप्रेस करके हम छोटे से छोटे बर्तन में भी इसको फैला सकते हैं। कंप्रेस्ड गैस छोटे से छोटे पॉट में आ जाती है और अगर आप उसको खोल दें तो बड़े से बड़े कमरे में भी वो विसरित हो जाती है। नेक्स्ट बच्चों है विभाजनशीलता। मतलब अगर आप इनको तोड़ें, ठोस को तोड़ेंगे तो ठोस छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा, लेकिन फिर अगर आप उन टुकड़ों को जोड़ना चाहेंगे तो टुकड़े जुड़ेंगे नहीं बच्चों। एक बार तोड़ दिया तो वो टूट गए और जुड़ नहीं सकते वो ठोस के टुकड़े आपस में आसानी से। द्रव में क्या होता है, चूंकि इनमें बूंदें होती हैं तो बूंदों को आप द्रव को आप अलग अलग कर सकते हैं बूंदों को, और चाहे तो उनको आप मिला भी सकते हैं। लेकिन गैस को ना तो तोड़ सकते हैं और ना ही इनको बूंदों में बदल सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों, गलनांक, क्वथनांक और क्रांतिका। गलनांक ठोस में होता है तो गलनांक जो है ठोस का गलनांक हमेशा निश्चित होता है, उसी तरह से द्रव का क्वथनांक निश्चित होता है और गैस का क्रांतिक ताप होता है। क्रांतिक ताप जो होता है ये वो होता है ताप जिसमें और अधिक दाब पर, ताप निश्चित करके और अधिक दाब पर जो है गैस को दबाया ना जा सके, वो उसका क्रांतिक ताप कहलाता है। अर्थात दबाकर उसको द्रव में परिवर्तित ना किया जा सके, ये उसका क्रांतिक ताप कहलाता है। तो ठोस का गलनांक निश्चित होता है, द्रव का क्वथनांक निश्चित होता है और गैस का क्रांतिक ताप निश्चित होता है। आगे बच्चों इसके और पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट बच्चों देखिए, यहाँ हमने आपको 9 पॉइंट के बाद 10वां पॉइंट
रिक्त स्थान। ठोस, बहुत आप जानते हैं ठोस का मतलब ठोस, तो जिसके अणु बहुत पास पास होते हैं और अणुओं के बीच में रिक्त स्थान बहुत कम, नहीं के बराबर होता है। द्रव में ठोस की अपेक्षा जो रिक्त स्थान होता है वो अधिक पाया जाता है, और गैस के अणुओं में रिक्त स्थान बहुत अधिक होता है, इसके अणु बहुत दूर दूर फैले रहते हैं। आणविक संरचना के आधार पर अगर हम ठोस, द्रव और गैस को बताएं बच्चों, तो ठोस के जो अणु हैं इनके बीच में प्रबल संसंजक बल, संसंजक बल मीन्स अणु और अणु के बीच में, ठोस के अणु प्रबल संसंजक बल के द्वारा सुव्यवस्थित ढंग से पास पास बंधे रहते हैं, और ये अपनी मध्यमान स्थिति के ऊपर नीचे इधर उधर ही गति कर सकते हैं। ये अपने स्थान को नहीं छोड़ सकते, पर अपने स्थान के इधर उधर ऊपर नीचे गति करते हैं। तो ठोस के अणु पास पास होते हैं, रिक्त स्थान बहुत कम होता है, तो इनके बीच में संसंजक बल, अणु और अणु के बीच में जो बल होता है वो बहुत अधिक होता है बच्चों, जिससे ये एक सुव्यवस्थित ढंग से बंधे रहते हैं, एक आकार देते हैं, एक निश्चित आयतन देते हैं और अपनी मध्यमान स्थिति के इधर उधर गति करते हैं। लेकिन इसके विपरीत द्रव में क्या होता है, द्रव के अणुओं के बीच में ठोस की अपेक्षा आकर्षण बल कम होता है। आकर्षण बल कम होने के कारण इनके अणुओं का स्थान भी निश्चित नहीं होता है और इनकी गति भी ठोस की तुलना में अधिक होती है। नेक्स्ट बच्चों, गैस में क्या होता है, गैस के अणुओं के मध्य तो आकर्षण बल बिल्कुल नहीं होता है, तथा ये इसी कारण आकर्षण बल क्षीण होने के कारण, कम होने के कारण ये सभी दिशाओं में स्वतंत्रता पूर्वक गति करते रहते हैं। छोटे से छोटी जगह और बड़ी से बड़ी जगह में इसके अणु आपस में तुरंत जो है वो फैल जाते हैं। अब बच्चों इसके उदाहरण क्या है, देखिए ठोस का है बर्फ, मोम, लोहा, गंधक, लकड़ी, कागज, जैसे बहुत से पदार्थ जो आपके आसपास पाए जाते हैं वो सभी ठोस होते हैं। जल, दूध, शहद, तेल और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो द्रव में आती हैं। गैस में वायु, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और जितनी भी गैसें होती हैं सब गैस के रूप में आपके चारों तरफ पाई जाती हैं। तो बच्चों ये आपका ठोस, द्रव और गैस का तुलनात्मक अध्ययन हो गया। इन 11 पॉइंट्स के माध्यम से हमने आपको ठोस, द्रव और गैस की व्याख्या, विवेचना सब बताई है। आप इसको इस केवल प्रश्न से, इस जो हमने आपको सिखाया इससे बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। खाली ठोस, खाली द्रव, खाली गैस की जो है गुणों को पूछा जा सकता है, तीनों का अंतर बताने को बताया जा सकता है, इनके जो चित्र है चित्र के द्वारा इनकी व्याख्या करने को आपको बताया सकते हैं। तो इस प्रश्न के अंतर्गत ये जो आपका टॉपिक है इसके अंतर्गत इतने सारे प्रश्न आ जाते हैं कि उन सभी के उत्तर आप इसको पढ़कर जो है बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर देने के योग्य हो जाते हैं। 9th क्लास, आप सभी जानते हैं कि केवल जल को ही हम तीनों रूपों में पा सकते हैं। जल को हम ठंडा कर देते हैं, फ्रीज कर देते हैं तो बर्फ़ बन जाता है, बर्फ़ को नॉर्मल टेम्परेचर पर ले आते हैं तो वो जल बन जाता है, और उसको हम गर्म करते हैं तो वो गैस या वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। तो किसी भी पदार्थ के इस गुण को उसका अवस्था परिवर्तन कहते हैं। और जो द्रव है ये हमें तीनों अवस्थाओं में प्राप्त हो सकता है, वो ठोस के रूप में भी, द्रव के रूप में भी और गैस के रूप में भी। अब देखिए एक उदाहरण से समझाया गया है कि बर्फ़ है, बर्फ़ को जब हम गर्म करते हैं, गर्म करने में तो उसकी ऊष्मा निकलती है, बर्फ़ को गर्म करने पर वो जल में परिवर्तित हो जाता है, और जल को जब और अधिक गर्म करते हैं तो वो जलवाष्प में परिवर्तित हो जाता है, ये आप सभी जानते हैं। दूसरा बच्चों, जलवाष्प को जब ठंडा किया जाता है तो वो जल में परिवर्तित हो जाता है, और जल को जब और ठंडा किया जाता है बच्चों तो वो बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार से जल को बर्फ, जल और जलवाष्प, ठोस, द्रव और गैस, इन तीनों रूपों में प्राप्त कर सकते हैं। ये हो गया ठोस रूप, ये हो गया बच्चों द्रव का रूप, और ये हो गया बच्चों गैस का। अब ऐसा क्यों होता है बच्चों, ये समझिए। जब हम बर्फ को गर्म करते हैं तो जो बर्फ के अणु होते हैं उनके बीच में गतिज ऊर्जा, गर्म करने पर उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ती है।
लेकिन बर्फ के जो अणु आपस में बंधे रहते हैं ये अपनी स्थिति के कारण बंधे रहते हैं, तो उनके बीच में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। तो बर्फ की जो स्थितिज ऊर्जा होती है उसको गर्म करने पर कम होती जाती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है, तथा बर्फ के अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल होता है वो भी धीरे धीरे कम होने लगता है, जिससे कि अणु स्वतंत्रता पूर्वक गति कर लेते हैं। गति करके अपने स्थान को परिवर्तित करके क्या बनाते हैं? द्रव बनाते हैं। अब इस जल को जब हम और अधिक गर्म करते हैं तो इनके बीच में जो अणुओं के बीच की गतिज ऊर्जा होती है वो और बढ़ जाती है, और बढ़ने के कारण अणु जो है वो अनियमित रूप से स्वतंत्रता पूर्वक इधर उधर गति करने लगते हैं, और गति करते करते ये गैस या जलवाष्प बनाते हैं, गैस और जलवाष्प को बनाते हैं। तो इस प्रकार से आप देखिए बच्चों, ठोस, द्रव और गैस एक दूसरे में जो है परिवर्तित किया जा सकता है। इसको हम पदार्थ की अवस्था कहते हैं। अब इन अवस्थाओं के लिए कुछ परिस्थितियां होती हैं जिनके बारे में हम आपको बताते हैं। देखिए बच्चों, जो पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन होता है उसमें से कुछ जो है जिनको हम एज ए परिभाषा जो है डिफाइन कर सकते हैं उनके गुणों को, और कभी कभी ये परिभाषाओं के रूप में पूछे भी जाते हैं परीक्षा में। सबसे पहले देखिए बच्चों, गलनांक और हिमांक। गलनांक गलना, हिमांक जमना। तो गलनांक क्या है कि वायुमंडल के मानक दाब पर, वायुमंडल का एक दाब होता है, निश्चित दाब, तो वायुमंडल के मानक दाब पर, उस निश्चित दाब को हम मानक दाब कहते हैं। वायुमंडल के मानक दाब पर जिस निश्चित ताप पर कोई ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हो जाता है उसका गलनांक कहलाता है। वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है उसका गलनांक कहलाता है। तो बर्फ का गलनांक क्या है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वायुमंडल के मानक दाब पर जिस निश्चित ताप पर कोई ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हो जाता है उसका गलनांक कहलाता है। ठीक इसके विपरीत क्या होता है बच्चों? इसके विपरीत वायुमंडलीय दाब पर कोई पदार्थ ठोस अवस्था से अगर द्रव में परिवर्तित हो जाता है तो वो उस पदार्थ का हिमांक कहलाता है। द्रव, ठोस से द्रव में परिवर्तन गलनांक कहलाता है, और द्रव से जो है ठोस अवस्था से देखिए द्रव में परिवर्तन गलनांक कहलाता है। और इसके विपरीत कोई पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव में, ये है द्रव से ठोस में परिवर्तन बच्चों। द्रव अवस्था से ठोस में परिवर्तित हो जाता है, उसको उस पदार्थ का हिमांक कहते हैं। समझ में आ गया बच्चों? इसके विपरीत ठोस का द्रव में परिवर्तन गलनांक, और द्रव का ठोस में परिवर्तन उसका हिमांक कहलाता है। इसी प्रकार से बच्चों क्वथनांक, वायुमंडलीय मानक दाब पर जब कोई पदार्थ जिस निश्चित ताप पर द्रव से वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, क्या हो जाता है? द्रव से वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, वह निश्चित ताप उस पदार्थ का क्वथनांक कहलाता है। जिस निश्चित ताप पर कोई द्रव वाष्प में परिवर्तित हो जाता है वह उसका क्वथनांक कहलाता है। और जस्ट इसका उल्टा कि वायुमंडल के मानक दाब पर कोई पदार्थ जिस निश्चित ताप पर वाष्प से वापस द्रव में परिवर्तित हो जाता है वो उसका द्रवणांक कहलाता है। अर्थात वाष्प का द्रव से बनना, वाष्प का द्रव में बनना द्रवणांक, और द्रव से वाष्प में बनना जो है उसका क्वथनांक कहलाता है। वो निश्चित तापमान जिस पर कोई पदार्थ जब हम गर्म करते हैं तो गर्म करने पे एक स्थिति आती है जब वो वाष्प में परिवर्तित होने लगता है, वो उसका क्वथनांक कहलाता है। तो पानी का जो क्वथनांक है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। जब आप पानी को गर्म करते हैं गैस पे भगोने में चढ़ा के, तो जब उसका तापमान 100 डिग्री हो जाता है तो वो वाष्प में परिवर्तित होना प्रारंभ कर देता है, और यहाँ पर आकर उसका तापमान निश्चित हो जाता है। इसके बाद बच्चों वाष्पन सिंपल सा है
कि प्रत्येक ताप, ये वाष्पन आपने पानी बाल्टी कहीं भी भर के रख दिया, किसी टब में रख दिया, थोड़ी थोड़ी देर आप देखते हैं कि कुछ समय के बाद उस पानी की जो सतह होती है वो नीची हो जाती है, अर्थात पानी ऊपरी सतह का वाष्पित हो जाता है। तो प्रत्येक ताप पर किसी बर्तन में रखे हुए द्रव के ऊपरी पृष्ठ से अणु का वाष्प के रूप में वायुमंडल में जाना वाष्पन कहलाता है। समझ में आ गया बच्चों वाष्पन क्या होता है? किसी भी बर्तन में रखे हुए द्रव के ऊपरी पृष्ठ पर, इसका ताप से कोई लेना देना नहीं है, तापमान कुछ भी हो, बर्तन में रखे हुए द्रव के ऊपरी पृष्ठ से द्रव के अणु का वायुमंडल में जाना वाष्पन कहलाता है। और ये ऊपरी पृष्ठ के अणुओं से के द्वारा ही होता है, क्योंकि उन अणुओं की गतिज ऊर्जा जो होती है वो अन्य अणुओं से अधिक होती है, जिससे कि वह उस पृष्ठ के तल को छोड़कर वाष्पित हो जाते हैं। नेक्स्ट बच्चों संघनन, इसका ठीक उल्टा है। किसी पदार्थ की वाष्प अवस्था से उसको द्रव में परिवर्तन संघनन कहलाता है। जब वाष्प को हम द्रव में परिवर्तन करते हैं तो संघनन कहलाता है। द्रव से वाष्प में परिवर्तित होता है उसको वाष्पन कहते हैं। तो संघनन जो है ये किसी भी वाष्प को द्रव में परिवर्तित करने की अवस्था संघनन कहलाती है। और इसके लिए आप ताप को या दाब को बढ़ाकर, अगर आप दाब बढ़ा दें या द्रव को ठंडा कर दें तो भी संघनन क्रिया हो जाती है। बेसिकली ये समझिए बच्चों कि किसी भी वाष्प को ठंडा करके द्रव में परिवर्तित करने की क्रिया संघनन कहलाती है। इसके कुछ उदाहरण हैं जो हम लोग अपने रोजमर्रा की जिंदगी में देखते भी बच्चों। ओस कैसे बनती है? जो जाड़े का जब मौसम होता है और वायुमंडल की जो ऊपर की वायु होती है उसमें जो जलवाष्प के कण होते हैं, यही कण जो है ये वस्तुओं पर संघनित हो जाते हैं, तो वो ओस के रूप में वस्तुओं पर आपको दिखाई, कहते हैं ओस, जाड़े में कहते हैं ओस गिर रही है। ओस वही होती है जो वायु में उपस्थित जलवाष्प होती है वो संघनित होकर वस्तुओं पर दिखाई देने लगती है। या हम लोग जाड़े में कहते हैं देखो कोहरा कितना हो रहा है, कोहरा भी इसी से बनता है कि जब ये धरती पे आके संघनित हो जाती हैं तो कोहरा बना लेती हैं, और जब ये वायुमंडल के ऊपरी सिरे पर संघनित होती हैं तो बादल बना लेती हैं। ये सब इन जलवाष्प की बूंदों के तापमान में परिवर्तन के कारण ही होता है। जब वायुमंडल का तापमान अधिक होता है तो वायुमंडल की वायु वाष्पित होने लगती है। धरातल पर रखे हुए बर्तन में भी अगर पानी है तो वो उसकी भी जो है अणु जो है वाष्पित होने लगते हैं। तो इस प्रकार से आपने गलनांक, हिमांक, क्वथनांक, द्रवणांक, वाष्पन, संघनन ये सब समझा। अब एक है बच्चों ऊर्ध्वपातन। नेक्स्ट बच्चों देखिए ऊर्ध्वपातन क्रिया क्या होती है। ऊर्ध्वपातन क्रिया वो होती है जब ताप और दाब की सामान्य अवस्थाओं में कुछ ठोस पदार्थ बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया कहते हैं। जैसे आयोडीन और नौसादर, जनरली क्या होता है ठोस द्रव में परिवर्तित होता है और द्रव गैस में परिवर्तित होता है। लेकिन ऊर्ध्वपातन की क्रिया में बच्चों ये एप्लीकेशन लागू नहीं होती है। जब हम किसी ठोस को गर्म करते हैं तो बिना द्रव में बदले वो सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। इस क्रिया को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और आयोडीन और नौसादर, नौसादर होता है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, NH4Cl, इसको नौसादर कहते हैं बच्चों, Cl। तो ये दोनों जो है ऊर्ध्वपातन की क्रिया दर्शाते हैं। इसके जस्ट विपरीत बच्चों निक्षेपण होता है जिसको हम डिपोजिशन भी कहते हैं। इस क्रिया में क्या होता है कि गैस को हम ठंडा करते हैं तो सीधे वो ठोस में बदल जाती है बिना द्रव में बदले। बिना द्रव में बदले कोई गैस ठोस में परिवर्तित हो जाती है, उसकी इस क्रिया को निक्षेपण कहते हैं। अब बच्चों कोई भी तापमान चाहे गलन, क्वथनांक, द्रवणांक, इनको नापने की एक इकाई होती है जो हम सेल्सियस डिग्री से नापते हैं, जिसको हम 0C के से डिनोट करते हैं, पहचानते हैं। तो किसी भी ताप को मापने की साधारण इकाई डिग्री सेल्सियस होती है। जैसे बर्फ का गलनांक क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस,
क्वथनांक क्या होता है जल का? 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन एक और इकाई होती है जिसको हम केल्विन कहते हैं। केल्विन साधारणतया जो है केवल रिसर्च वगैरह में ये एसआई स्टैंडर्ड जो है यूनिट है, तो इसका प्रयोग शोध कार्यों में किया जाता है। और इसको पहचानने के लिए जहाँ के लिखा होता है, के का मतलब है केल्विन मापन इकाई। तो केल्विन का देखिए 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273 के, और के आगे कभी भी 0 नहीं लगाते हैं। सेल्सियस डिग्री में 0 लगाते हैं ऊपर, डिग्री को दिखाने के लिए ये दिखाते हैं, लेकिन केल्विन केवल के लिखा जाता है, और 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273 के। तो इस मानक के अनुसार अगर हम बर्फ का गलनांक बताते हैं तो बर्फ का गलनांक होता है 0 + 273 बराबर 273 केल्विन। यह जल का क्वथनांक बच्चों कैसे होता है? 100 + 273 बराबर 373 के। तो केल्विन स्केल का जो ताप होता है वो सेल्सियस स्केल का ताप प्लस 273, अगर उसमें हम जोड़ देते हैं तो हमको केल्विन स्केल का ताप प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से बच्चों ये आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है। इसमें सब परिभाषाएं हैं जो हमारे आसपास पदार्थ पाए जाते हैं, उनके कितने रूप होते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में किस प्रकार से परिवर्तित किया जा सकता है, ठोस द्रव और गैस में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, सब इन्हीं के आधार पर जो है इस चैप्टर को समझाया गया है। ठीक है बच्चों, इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा 9th क्लास। ये मेरा आपके लिए पहला वीडियो है। इसमें अगर बच्चों आप लोगों को कुछ नहीं समझ में आया हो तो हमको ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा। 9th क्लास हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, तभी मैम आपके लिए और अच्छे वीडियो बना के आपके साइंस सब्जेक्ट में भेजेंगी, ताकि आप घर में बैठकर इन वीडियो को देखकर अपने विषय विज्ञान को अच्छी तरह से समझ सकते हैं और जान सकते हैं। ठीक है बच्चों, ओके बाय।